हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है रूपेक्स क्लास से एक नए वीडियो में। हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास 10th की जो है और चैप्टर 2 इसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। इसको जो है शॉर्टली रूप से दो वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा, पार्ट 1 रहेगा इस चैप्टर का, और पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। सो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, बस चैप्टर को रिपीट करना है। तो जो भी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, पूछे जाते हैं, वहाँ से मैं उन पॉइंटों को कवर करूँगा इस वीडियो में। सो चलते हैं, बिना देर किए आप लोग स्टार्ट करते हैं। सो और वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और मैंने बहुत ही जल्दी में इसको कवर कर लिया है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले ये क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर का नाम है। इसको हम लोग तो सबसे पहले अम्ल के बारे में जानते हैं कि अम्ल है, अम्ल को एसिड बोलते हैं। अब अम्ल का असली डिफिनेशन क्या होता है? आप अम्ल को एसिड इस तरह से लिखिएगा कि अम्ल वह होते हैं जो जल में घुल करके टूट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन। ये जल में टूट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो सारा अम्ल कहलाएगा। अब अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल अम्ल, है ना। ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल क्या है? तो प्रबल अम्ल आपका वैसा अम्ल है जो जल में पूरी तरह से आयनित होकर के, पूरी तरह से पूर्ण रूप से टूट करके आयनित होकर के आयन का निर्माण करते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग प्रबल अम्ल। जो जल में पूर्ण रूप से, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। आयनित मतलब होता है उसके अपने आयन में टूट जाते हैं। जैसे देखिए कोई भी, जैसे कि HCl है, ये तीव्र गति से, ये जो है तीव्र गति से H+ और Cl- में टूटेगा, बहुत ही तीव्र गति से टूटेगा, तो तेजी से टूटेगा, इसलिए इसको प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये तीव्र रूप से आयनित होते हैं। तो उसमें आपका प्रबल अम्ल में एग्जाम्पल के रूप में क्या आ जाएगा? नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा सर? एग्जाम में बोलेगा कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल की परिभाषा लिखे, तो डायरेक्ट आप 2 नंबर में ऐसे प्राप्त कर सकते हैं सब्जेक्टिव के रूप में। बट ऑब्जेक्टिव के रूप में हमेशा ही पूछते रहेगा कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से अपीयर होते हैं एग्जाम में। चलिए आप पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड। समझिएगा, जितने भी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं ना अम्ल, वो सारा दुर्बल अम्ल कहलाता है। और ये जो है आंशिक रूप से जल में आयनित होते हैं। ठीक है, ये जल में आयनित हो गए लेकिन आंशिक रूप से टूटेंगे। ये भी टूटते हैं, जैसे देखिए समझिएगा, जैसे CH3COOH है ना। ये देखिए CH3COOH है, ये भी अगर इसको हम लोग इसका एक्वस यानी जल में घोले तो जल में बहुत ही धीरे धीरे, यानी कि CH3 और COO और आपका H+ बहुत ही धीरे धीरे बनाएगा, बहुत ही कमजोर रूप से टूटेगा और पूरी तरह से टूटेगा नहीं। ये आपका हो गया वीक एसिड, यानी कमजोर एसिड। जितने भी हो गया, तो जितने भी खाद्य पदार्थों से, खाने वाले पदार्थों से जितने भी अम्ल प्राप्त किए जाते हैं, सारा एसिटिक अम्ल है, सारा वीक एसिड है। तो खाद्य दुर्बल अम्ल सारा हो गया एसिटिक अम्ल, आपका हो गया फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये सारा का सारा दुर्बल अम्ल है जो भोजन से प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं क्षार के बारे में। बेस, जिसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। क्षार वो होता है बाबू जो जल में घुल करके OH- OH- को बोले तो हाइड्रोक्सिल
है ना। इसको हम लोग जो है हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जानते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख ली, नोट करते जाइएगा आप लोग। तो जो आपका बेस होता है इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन जो है आपका बनाता है क्षार घुल करके। इस बात ध्यान दीजिए कि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी OH- देता है। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रबल अम्ल के रूप में प्रबल, अब देखिए समझिएगा, OH आयन देते हो गया, और उसी तरह से ये भी पूर्ण रूप से टूट करके OH- प्रदान करता है, ये भी पूरी तरह से टूटता है, इसलिए ये प्रबल क्षार के रूप से जाने जाते हैं, और बहुत ही काफ़ी तीव्र गति से ये रिएक्शन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब दुर्बल क्षार की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारा दुर्बल क्षार के रूप से जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लिटमस पत्र पढ़ते हैं, जगह बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, बोलेगा कि लिटमस पत्र अम्लीय विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिटमस पत्र जो होता है अम्ल को लाल से, जो देख समझिएगा, जो अम्लीय विलयन होता है ना, अम्ल होता है ना, अम्ल वो नीला लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, नीला से लाल में परिवर्तित कर देता है लिटमस पत्र को। कौन? तो अम्ल क्या करेगा, आपको लिटमस पत्र को नीला से लाल परिवर्तित कर देगा। अब जो अम्ल है, क्षार है, जो क्षार में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद लिटमस पत्र के बाद आपका उपयोगी जो हो जाता है मेथिल ऑरेंज, इससे बहुत बार पूछता है। अब मेथिल ऑरेंज क्या करता है, ये अम्ल को जो है ना, ध्यान दीजिएगा, अम्ल क्या करेगा, मेथिल ऑरेंज को नारंगी से लाल कर देगा, ठीक है, नारंगी से लाल कर देगा ये, और क्षार में देखिए जाएगा तो उसको नारंगी से पीला कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाता है। अब फिनोल्फ्थेलीन, ये भी उपयोगी है, ये भी पूछता है। फिनोल्फ्थेलीन अम्लीय माध्यम में जो है इसका रंग रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं देता है। क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, रंगहीन से गुलाबी परिवर्तित हो जाता है। नोट्स कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। चलिए तो इसका हो गया। अब बेसिकली जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है ना, ये सब तो बस दिखते ही जाएंगे, तो ये सब कोई जानना जरूरी नहीं है। बट इसका हम लोग जो है ऐसे अम्ल का स्वाद खट्टा ही होता है, आप जैसे कि इसको बेसिकली रूप से ऐसे भी समझिएगा। अब इसका जो है अम्ल की रासायनिक गुण पढ़ते हैं और रिएक्शन करवाते हैं धातु के साथ। यानी क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के संपर्क में आता है, यानी कि धातु से अभिक्रिया करता है, तो इसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज की सहायता ली जाती है। अगर ज़्यादा जो क्रियाशील धातु है जो है वो किसी भी तनु अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है, बट जो बहुत ही कम क्रियाशील जो है वो अम्ल से बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। बट अभिक्रिया करने के बाद जब अम्ल धातु अभिक्रिया करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में रंग दिया है क्योंकि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके आपको जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है, हमेशा पूछा हुआ है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेते चलिए धातु पर लिखते हैं, धातु में Zn जिंक ले लेते हैं, अम्ल में आपका ले लेते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और आपका छोड़ेंगे H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो ZnSO4 ध्यान दीजिएगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और ये हाइड्रोजन गैस बना दिया है। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट बाबू, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया, यानी कि धातु जो होता है
वो धातु के कार्बोनेट कहो या फिर बाइकार्बोनेट कहो, वो क्या होता है जब वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले धातु का तो संगत लवण बन जाएगा, लवण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस डेफिनेटली रूप से मुक्त होगा और आपका ई बनेगा। अब हमको पूछा है कैसे सर, तो पूछेगा कि क्या होता है जब धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो हमको सीधा लिखना है कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही पूछता है ज़्यादातर। जैसे कि चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। चलिए कोई अम्ल ले लेते हैं, तो H2SO4 अम्ल ले लिए, उसके धातु के कार्बोनेट ले लेते हैं यानी कि Na2CO3 ले लेते हैं। तो क्या करेगा, ई आपको इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। उसके बाद CO2 गैस छूटेगा और आपका H2O जल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लिए कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहे हैं बाहर। बस यही से इसीलिए आप लोगों को रट लेनी है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छी तरह से ना समझ में आ रहा हो और हमारे समझाने का ढंग थोड़ा सा अजीब लगे या फिर ऐसा लगे कि जो समझ में ना आया, तो कमेंट जरूर मेंशन कीजिए और बोलिए हमसे कि सर ये समझ में नहीं आया, आप फिर से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अगली बार से अपना पढ़ाने का जो रूल है उसको चेंज कर लूँगा। अब आगे जो है सीखेंगे कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब वो बाबू आपको लवण और जल बनाते हैं, है ना। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। HCl हो गया, ये अम्ल हो गया, और क्षार के रूप में ले लेते हैं NaOH। तो क्या होगा, आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये दोनों मिलेंगे तो NaCl बनेगा और प्लस H2O, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 हो, तो H2O बन जाएगा यानी कि जल बन गया। तो यहाँ देखिए कि ये लवण हो गया आपका, ये हो गया जल। तो लवण और जल आपस में मिल गया आपका जो है अम्ल और क्षार आपस में मिले तो लवण और जल का निर्माण हुआ। इसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच वैल्यू, पीएच मान से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं बाबू। तो पीएच वैल्यू से कैसे, आप सबसे सोचते पीएच वैल्यू है क्या, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली पीएच का मतलब होता है आपका P4 होता है पोटेंस यानी कि शक्ति होती है, यानी पावर जिसको बोलते हैं। पोटेंस मीन्स होता है पावर। H मतलब होता है हाइड्रोजन आयन ना, H+ आयन। तो बेसिकली पीएच का वैल्यू मान हो गया पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। बेसिकली जो हमारा पीएच वैल्यू है वो हाइड्रोजन की सांद्रता बताती है ना। तो हम लोग हाइड्रोजन की सांद्रता ही बोलता है। अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वो अम्लीयता बढ़ेगी बाबू, तो अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है। और यदि H+ आयन की सांद्रता घटेगी तो अम्लीयता बढ़ेगी और क्षारीयता अम्लीयता घटेगी और क्षारीयता जो है वो बढ़ेगी, है ना। आपका क्षारीयता बढ़ेगी और अम्लीयता घटेगी, अम्लीयता आपका घटेगा और क्षारीयता का मान बढ़ेगा। अब पीएच वैल्यू में क्या होता है, पीएच मान में बेसिकली पीएच मान में 14 तक उसकी सांद्रता होती है ना। बीच में अगर ये 0 मान ले, यहाँ पे बीच में 0 मान ले, है ना। बीच में 7 होता है, माफ कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आपका 0 होता है ना, 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 सेकेंड 8 9 10 11 12 13 और ये भी आपका 14। तो इस तरह से आपका रहता है। तो आप लोग आई थिंक इसको समझ में आ रहा होगा। इसको कैसे देखेंगे समझिएगा ध्यान से। इसको लिखने के लिए इसको 10 के पावर 0 लिखते हैं, 10 के पावर 1 लॉग के रूप में। चलो ठीक है, इसको मत चलो इसको बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये pH वैल्यू का ध्यान दीजिएगा। अगर pH का मान इस तरफ से इस तरफ आया, यानी कम होता गया है ना, तब अम्लीयता बढ़ती है। इस तरफ से इस तरफ आएगा तो अम्लीयता बढ़ती, इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो क्षारीयता बढ़ेगी। क्षारीयता बढ़ेगी, यहाँ से अम्लीयता बढ़ती है, इधर क्षारीयता उधर बढ़ेगी। जितना ही pH वैल्यू कम रहेगा उसकी अम्लीयता उतना ही बढ़ती है, और जितना ही pH वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना ही अम्लीयता घटती है और क्षारीयता बढ़ती है। अगर pH वैल्यू आपका 7 के बराबर रहे तो ये विलयन उदासीन होता है। ये विलयन उदासीन होते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं उनका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, और क्षार जितने भी होते हैं उनका जो होता है pH मान वो 7 से अधिक होता है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये आपका आज इतना ही रहेगा। पार्ट 1 में इतना ही, और पार्ट 2 में आपका आगे मिलेगा, और पार्ट 2 में आपका पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।